प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान होंगे और लक्ष्मीकांत बुक पर आधारित पॉलिटी यानी राजनीतिक व्यवस्था की एक और क्लास को पूरी पूरे मनोयोग से अटेंड करने के लिए आप लोग जो है तैयार होंगे। काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर। गुड इवनिंग सर अनु गौतम जी, गुड इवनिंग, प्रणाम, राम राम, गुड इवनिंग। जल्दी से अपने मित्रों को भी इनवाइट कर लीजिए। उसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुंदन पटेल जी हाय बोल रहे हैं, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग उत्तम जी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि हम पॉलिटी यानी कि राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम जो है पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, ताकि हम यूपीएससी की सिविल सेवाओं के लिए और स्टेट पीएससी की सिविल सेवाओं के लिए तैयारी कर सकें। प्राथमिक परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की और साक्षात्कार की हमारी अच्छी तैयारी हो सके, ठोस तैयारी हो सके। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य, इंग्लिश में बोले तो सोवरन स्टेट, सोवरन स्टेट, सोवरन स्टेट, संप्रभु राज्य। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि संप्रभु राज्य क्या होता है, सोवरन स्टेट क्या होता है, और जिस कॉन्सेप्ट पर ये पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड है उसको बोलते हैं सोवरनिटी। सोवरनिटी यानी संप्रभुता, सोवरनिटी यानी संप्रभुता। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में, कहाँ कहाँ ये शब्द या ये कॉन्सेप्ट जो है चर्चा में आया है, क्यों आज इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। संप्रभुता, संप्रभुता जिसको हम प्रभुसत्ता भी बोलते हैं। और जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा सोवरनिटी, SOVEREIGNTY, सोवरनिटी। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसको बोला जाता है संप्रभुता या फिर प्रभुसत्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरनिटी, सोवरनिटी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सोवरनिटी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे संविधान में ये कहाँ कहाँ चर्चा में आया है, कहाँ कहाँ उल्लेखित है। सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था संविधान सभा में, आप कमेंट करके बताएंगे। मंजू निषाद जी कह रही हैं कि ये टॉपिक बुक में नहीं है। देखिए ये टॉपिक आपकी बुक में किसी एक अध्याय के रूप में नहीं है, लेकिन अनेकों अध्यायों में ये बिखरे हुए रूप में है। और मैं आपको इस टॉपिक को एक क्लास में समेट के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी फाउंडेशन बन सके, आपका बेस बन सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पहली जो 10 क्लासेस, 10 कक्षाएं जो हम करने वाले हैं उनमें कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ाऊंगा, कुछ संवैधानिक संकल्पनाएं, सिद्धांत आपको ऐसी पढ़ाऊंगा जो एम लक्ष्मीकांत बुक में किसी एक चैप्टर में सीमित नहीं है। एम लक्ष्मीकांत बुक के कई चैप्टरों में बिखरे हुए रूप में है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से क्लासेस अटेंड करनी है, समझना है और क्लास में सुनना है। प्लस क्लास के बाद जो पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाएगी उसमें सारा मटेरियल होगा इस टॉपिक को लेकर, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिकों पर आपकी इतनी समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है एम लक्ष्मीकांत की बुक को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले।
बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस होंगे, मल्टीपल टाइम्स डिस्कस होंगे ये एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के दौरान। हालांकि अभी भी हम एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई एक चैप्टर विशेष आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट कई सारे चैप्टरों में बिखरे हुए रूप में है, तो बुक में आप इसको अभी ना ढूंढें। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों पढ़ा था और आज हमारी समझ कितनी बेहतर हो चुकी है इन 10 फाउंडेशन क्लासेस की वजह से। ठीक है बच्चों, तो बिना माइंड में कोई डाउट रखे पूरी तरह से फोकस कीजिए, क्लास में रहिए, बने रहिए। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में संविधान सभा का क्या उद्देश्य हो, संविधान का क्या उद्देश्य हो, उसके क्या आधारभूत सिद्धांत हो, इसको लेकर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे जो है वे जानते होंगे। उत्तम जी बता रहे हैं कि नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, आप ये जान रहे हैं, वेरी गुड। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये आपका 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित करके स्वीकार कर लिया और उसके बाद भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है। अब देख लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में तो कई सारे पॉइंट्स थे, काफी महत्वपूर्ण बिंदु थे, लेकिन हमारी आज की कक्षा की प्रासंगिकता को देखते हुए, आज की कक्षा के संदर्भ में, आज हमारा जो टॉपिक है संप्रभु राज्य, सोवरन स्टेट, उसके संदर्भ में जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण है वो मैं आपके लिए कलेक्ट करके यहां पे लाया हूं उद्देश्य प्रस्ताव के। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। अब यहां पे इस लाइन में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है संप्रभु। संप्रभु, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। आपको क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में संप्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है, भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया है। उसके बाद एक और पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव का ही, उसको देख लेते हैं। उसमें लिखा है कि संप्रभु स्वतंत्र भारत, यहां फिर हमारे लिए यही शब्द महत्वपूर्ण है आज की कक्षा के लिए, संप्रभु। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग और सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। इसको एक बार बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िए। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार, यानी भारत स्टेट, इंडिया स्टेट, सोवरन स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, उसकी सभी शक्तियों और प्राधिकार यानी कि जितनी भी पावर्स उसमें होंगी और जितनी भी उसकी अथॉरिटी होगी, उसके विभिन्न अंग, सरकार के जितने भी अंग होंगे जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सभी की शक्ति और प्राधिकार का स्रोत भारत की जनता होगी। अब आपको यहां पे देखने से क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में संप्रभु शब्द का प्रयोग है, यहां पे फिर से संप्रभु शब्द का प्रयोग है, यानी भारत को एक संप्रभु राज्य, संप्रभु गणराज्य, संप्रभु स्वतंत्र राज्य घोषित किया जा रहा है। और संविधान सभा जो है इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर रही है, यानी संविधान सभा भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित कर रही है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि संप्रभु शब्द कितना महत्वपूर्ण है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रस्तावना इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। प्रस्तावना क्या कहती है? प्रस्तावना का एक हिस्सा मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि पूरी प्रस्तावना हमारे लिए आज की कक्षा के लिए प्रासंगिक नहीं है। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि फुल्ली सोवरन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी फुल्ली सोवरन स्टेट, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपनी संविधान सभा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से एक संविधान को स्वीकार कर रहे हैं और उस संविधान में भारत को समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के साथ साथ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य भी बना रहे हैं और बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएंगे। तो यहां पे फिर बात सोवर्निटी की हो रही है, सोवर्निटी की। यहां पर बात फिर से सोवर्निटी की हो रही है। तो सोवर्निटी की चर्चा यानी संप्रभुता की चर्चा यानी प्रभुसत्ता की चर्चा हम लोगों ने देखी उद्देश्य प्रस्ताव में, और अब हम जो है प्रस्तावना में भी देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़े गए थे 1976 में। 1976 में सोवर्निटी की डेफिनेशन बता दीजिए। मैं आ रहा हूं रूबी पांडे जी, सोवर्निटी की डेफिनेशन पे ही आ रहा हूं। एक बार आप ये समझ लीजिए कि सोवर्निटी हमारे लिए पढ़ना कितना जरूरी है। हमारे संविधान में कहां कहां सोवर्निटी शब्द दिया गया है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो है आप जानते हैं कि अनुच्छेद 51 कै में दिए गए हैं। यहां पे 3rd नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्यों की सूची में जो 3रे नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है? भारत की संप्रभुता। देखिए यहां पे फिर से संप्रभुता शब्द का प्रयोग हो रहा है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। आज की क्लास की प्रासंगिकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है संप्रभुता। अब आप देख पा रहे हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में संप्रभुता शब्द का प्रयोग हुआ 2 जगह। प्रस्तावना में भी संप्रभु राज्य बनाने की बात हो रही है भारत को, और अब यहां पे नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में जो कि 1976 में भारत के संविधान में शामिल किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें भी संप्रभुता की बात हो रही है। और नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है कि वो भारत की संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाकर रखें। देखिए विद्यार्थियों, आप सभी नागरिक हो भारत के, तो आप किसी चीज की रक्षा तभी तो करोगे और किसी चीज को अक्षुण्ण तभी तो बनाकर रखोगे जब आप उसका अर्थ समझोगे। ठीक है बच्चों, अगर आप भारत के नागरिक होने के नाते अपना यह मौलिक कर्तव्य नहीं जानते, इसका अर्थ नहीं समझते, तो फिर आप कैसे इसको फुलफिल कर पाओगे? भारत की संप्रभुता को अगर आप नहीं समझोगे तो आप एक अच्छे नागरिक कैसे बनोगे? अगर हम परीक्षा से अलग हटके भी बात करें तो। ठीक है बच्चों, तो परीक्षा की दृष्टिकोण से संप्रभुता शब्द यानी सोवर्निटी शब्द यानी प्रभुसत्ता शब्द काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देख पा रहे हैं संविधान में कई बार इसका प्रयोग हुआ है। मौलिक संविधान में भी ये था, संविधान संशोधन के द्वारा जो भाग जोड़ा गया उसमें भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये संप्रभुता है क्या? अब हम लोग संप्रभुता की डेफिनेशन पे आएंगे और अच्छे से समझेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, अलग अलग देशों में संप्रभुता का क्या अर्थ है, भारत के संदर्भ में संप्रभुता का क्या अर्थ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता को हम समझें उसी के एक भाग के रूप में एक कॉन्सेप्ट में और आपको बता देना चाहता हूं, राज्य के तत्व या घटक। आप जानते होंगे कि भारत एक राज्य है,
इंडिया इज ए स्टेट, नेशन स्टेट, और किसी भी राज्य के चार घटक होते हैं, चार घटकों से मिलकर बना होता है राज्य। पहला हो गया निश्चित क्षेत्र, यानी कि राज्य क्षेत्र। किसी भी राज्य का राज्य क्षेत्र तो होगा, यानी कि भूमि होगी उसकी, उसकी बाउंड्रीज होंगी, बाउंड्रीज के अंदर जो भूमि होगी वो उसका राज्य क्षेत्र होगा। तो राज्य का एक घटक हो गया निश्चित क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, यानी उसकी टेरिटरी, टेरिटरी एक घटक हो गया। दूसरा घटक जो जरूरी है राज्य के लिए वो है जनसंख्या, यानी नागरिक समाज। सामान्यतः जनसंख्या, जनसंख्या होगी तभी तो राज्य होगा। ठीक है बच्चों। तीसरा जो घटक है वो है सरकार, सरकार यानी कि गवर्नमेंट। कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जरूर होगा तभी तो प्रशासन चलेगा, जनता या नागरिक जो है वो मैनेज किए जाएंगे, तभी तो टेरिटरी जो है निश्चित राज्य क्षेत्र उसको डिफेंड किया जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी। तो राज्य के तीन तत्व हमने देखे, निश्चित क्षेत्र यानी राज्य क्षेत्र यानी भूमि, जनसंख्या यानी सामान्यतः बोले तो नागरिक समाज यानी कि सभी नागरिक, सरकार, सरकार यानी गवर्नमेंट यानी कि प्रशासनिक ढांचा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व घटक राज्य का होता है वो होता है संप्रभुता, संप्रभुता। इसको हम प्रभुसत्ता भी बोलते हैं। प्रभुसत्ता। तो बात फिर वहीं आ गई उसी शब्द पे, संप्रभुता पे, प्रभुसत्ता पे, सोवर्निटी पे। राज्य के चार घटक, निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता। तो जाहिर सी बात है भारत एक राज्य है तो भारत में अपनी संप्रभुता है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं संप्रभुता की परिभाषा पे। संप्रभुता होती क्या है, संप्रभुता होती क्या है, सोवर्निटी होती क्या है। संप्रभुता यानी सोवर्निटी, SOVEREIGNTY, सोवर्निटी का अर्थ होता है सुप्रीम पावर। या बोल सकते हैं अल्टीमेट अथॉरिटी। अल्टीमेट अथॉरिटी। संप्रभुता शब्द का अगर अर्थ हम बोलें कि क्या होगा तो वो होगा सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर यानी सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। अल्टीमेट अथॉरिटी, अंतिम सत्ता, यानी ऐसी सत्ता जिससे ऊपर कोई दूसरी सत्ता ना हो। सर्वोच्च शक्ति यानी ऐसी शक्ति जिससे ऊपर कोई और शक्ति ना हो। तो ये हो गया शाब्दिक अर्थ सोवर्निटी का, यानी संप्रभुता का, यानी प्रभुसत्ता का। अब इसको थोड़ा सा संदर्भ में रखकर समझेंगे कि इसकी सेंस क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। संप्रभुता की परिभाषा हम समझे उससे पहले हम दो बातें और समझ लेते हैं, वो है संप्रभुता के घटक। संप्रभुता जो है उसके दो घटक होते हैं। संप्रभुता के घटक, संप्रभुता यानी सुप्रीम पावर, अल्टीमेट पावर, सर्वोच्च शक्ति, अंतिम शक्ति। कैसी अंतिम शक्ति, कैसी सर्वोच्च शक्ति? निर्णय लेने की, नीति बनाने की, कानून बनाने की,
कानून को लागू करने की, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने की। सर्वोच्च शक्ति, अंतिम सत्ता। क्लियर है बच्चों? आगे और समझते हैं, और बेहतर आपको क्लियर होगा। संप्रभुता के घटक देख लेते हैं। एक हो गया आंतरिक संप्रभुता, यानी इंटरनल सोवर्निटी। इंटरनल सोवर्निटी, आंतरिक प्रभुसत्ता, इंटरनल सोवर्निटी, और बाहरी प्रभुसत्ता या बाहरी संप्रभुता, एक्सटर्नल सोवर्निटी। एक्सटर्नल सोवर्निटी, आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल सोवर्निटी, बाहरी संप्रभुता, एक्सटर्नल सोवर्निटी। इन दोनों का अलग अलग अर्थ समझ लेते हैं, और अलग अलग अर्थ समझने के बाद जब इन दोनों अर्थों को हम जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो संप्रभुता की डेफिनेशन निकल के आ जाएगी बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली। आपके कुछ मैसेज में ले लेता हूं। थैंक यू सुनील कुमार जी, सरिता चौधरी, गुड इवनिंग, हाय, वेलकम। डेली क्लास में आइए चीकू जी। थैंक यू बच्चों, वेलकम। फोकस कीजिए अपनी क्लास पे। संप्रभुता के दो घटक, आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल सोवर्निटी, क्या होती है ये देख लेते हैं। राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर, आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों, जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण। बाहरी संप्रभुता देख लेते हैं, एक्सटर्नल सोवर्निटी। बाहरी संप्रभुता देख लेते हैं, एक्सटर्नल सोवर्निटी। एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है, अपनी इच्छानुसार, यानी बिना किसी बाध्यता के। एक राज्य जो संप्रभु है, दूसरे राज्य जो संप्रभु है, उसके साथ अपनी इच्छानुसार जैसे चाहे इंटरनेशनल रिलेशन स्थापित कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर सकता है। यह संप्रभुता का बाहरी रूप है, बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता, जैसे भारत एक संप्रभु राज्य है, आप ऐसे समझिए। तो भारत में जो संप्रभुता है उसके दो घटक हो गए, आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से यह हो गया कि भारत जो राज्य है वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, पूर्ण नियंत्रण का अधिकार उसको है। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ बाहरी संप्रभुता का क्या मतलब है भारत के संदर्भ में? भारत एक संप्रभु राज्य है। भारत किसी दूसरे संप्रभु राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार बिना किसी बाहरी शक्ति या किसी तीसरे देश के दबाव में आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध स्थापित कर सकता है। यानी एक कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है, स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है। ये डोमेस्टिक पॉलिसी की बात हो रही है, ये फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है। संप्रभुता जहां होती है वहां पे देश के अंदर संप्रभु शक्ति सभी व्यक्तियों और समुदायों पर एब्सोल्यूट कंट्रोल रखती है, और उसी तरह दूसरे संप्रभु राज्यों के साथ बिना किसी दबाव के वैदेशिक संबंध स्थापित कर सकती है, वैदेशिक नीति अपना सकती है। संप्रभुता के दोनों घटक हमने देख लिए, आंतरिक और बाहरी। अब इन दोनों को मिलाकर संप्रभुता की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों? संप्रभुता की परिभाषा, संप्रभुता की परिभाषा। संप्रभुता के बारे में अब तक हमने जो जाना उसके संदर्भ में बहुत ही ध्यान से इस डेफिनेशन को आपको पढ़ना है।
संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति, देखिए संप्रभुता राज्य की शक्ति होती है, संप्रभुता राज्य की शक्ति होती है। मैंने बताया था ना, सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, राज्य की सर्वोच्च शक्ति, अल्टीमेट पावर, सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है। इस राज्य में जैसे भारत, जैसे अमेरिका, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जैसे जापान, जैसे चीन, जैसे इजराइल, इस तरह से संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। यानी कि यहां पे आप देख रहे हो आंतरिक संप्रभुता की बात हो रही है, आंतरिक संप्रभुता की बात हो रही है यहां तक। ठीक है बच्चों, संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण, एब्सोल्यूट कंट्रोल रखा जाता है। यानी ये आंतरिक संप्रभुता की बात को हमने इंक्लूड कर लिया डेफिनेशन में। उसके बाद आगे पढ़ते हैं परिभाषा को। और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य के साथ अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। यहां बात हो रही है एक्सटर्नल सोवर्निटी की, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखी थी। तो कुल मिलाकर संप्रभुता की परिभाषा के भी दो घटक हैं। संप्रभु राज्य आंतरिक स्तर पर क्या करने की शक्ति रखता है और संप्रभु राज्य बाहरी स्तर पर क्या करने की शक्ति और सत्ता रखता है। ये दो बातें अगर हम लिख दें तो संप्रभुता की परिभाषा पूरी हो जाती है। क्लियर है बच्चों? एक राज्य दूसरे राज्य के साथ इच्छानुसार, अपनी इच्छानुसार, बिना किसी बाहरी दबाव के संबंध स्थापित कर सकता है। संप्रभुता की परिभाषा आपने देखी। संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर, यानी अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट अथॉरिटी बोल सकते हैं। और ये राज्य की होती है, यानी स्टेट, स्टेट। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा आंतरिक स्तर पर उसको क्या करने की शक्ति मिल जाती है और बाहरी स्तर पर क्या करने की शक्ति मिल जाती है। ये दोनों फैक्टर को मिला के अगर हम लिख दें, समझ जाएं, तो हम संप्रभुता को समझ जाएंगे, उसकी डेफिनेशन भी बना लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, संप्रभुता की परिभाषा आपने देख ली। अब संप्रभुता के कुछ लक्षण होते हैं, संप्रभुता के कुछ लक्षण होते हैं, उनको देख लेते हैं। संप्रभुता के लक्षण या प्रभुसत्ता के कुछ लक्षण। प्रभुसत्ता के लक्षण, सुप्रीम पावर होती है ये, और मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। सुप्रीम पावर। संप्रभुता या प्रभुसत्ता के लक्षण, पहला जो लक्षण है वो है निरंकुशता, निरंकुशता, एब्सोल्यूटनेस। संप्रभु शक्ति निरंकुश होती है, वो निरपेक्ष होती है, उसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं होती। सभी नागरिकों के लिए या समुदायों के लिए वो कानून बना सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, संप्रभु शक्ति को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी कानून नहीं बना सकती, क्योंकि कोई अथॉरिटी उससे ऊपर होती ही नहीं है। तो संप्रभुता का जो एक लक्षण है वो है निरंकुशता, एब्सोल्यूट पावर, सुप्रीम पावर की बात हम कर ही चुके हैं। निरपेक्ष पावर, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, जिसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। संप्रभुता का दूसरा लक्षण हम देख लेते हैं। दूसरा लक्षण है मौलिकता, यानी ओरिजिनैलिटी,
ओरिजिनैलिटी। मौलिकता का अर्थ यह है कि कोई शक्ति किसी दूसरी शक्ति को संप्रभुता जो है वो हस्तांतरित नहीं कर सकती। संप्रभुता कहीं बाहर से नहीं आ सकती। अगर कोई शक्ति किसी दूसरी शक्ति को संप्रभुता दे सकती है, इसका अर्थ तो यह भी है कि संप्रभुता को वो कभी भी वापस ले सकती है। दूसरा यह है कि संप्रभुता देने वाली शक्ति संप्रभुता लेने वाली शक्ति से बड़ी हो जाती है, जबकि संप्रभु शक्ति तो अपने आप में सबसे बड़ी होती है। संप्रभु शक्ति से ऊपर कोई नहीं होता। इसलिए संप्रभुता जो है वो मौलिक होती है, ओरिजिनल होती है, वो इंपोर्टेड नहीं होती, वो किसी से ली नहीं जा सकती, वो मौलिक होती है। ये क्लियर है आपको? संप्रभुता का अगला लक्षण देख लेते हैं, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता यानी कॉम्प्रिहेंसिवनेस। संप्रभुता या प्रभुसत्ता जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है। जैसे इंडियन स्टेट यानी भारत राज्य जो कि एक संप्रभु राज्य है, उसके लिए संप्रभुता जो शक्ति है, सुप्रीम पावर, वो भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। ऐसे ही होता है अन्य देशों में भी जहां संप्रभु राज्य होते हैं। किसी वर्ग को विशेषाधिकार हो सकता है, लेकिन वो विशेषाधिकार तभी होता है जब संप्रभु शक्ति उसको वह विशेषाधिकार दे। यानी संप्रभु शक्ति से बाहर कुछ भी नहीं है, उसकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संप्रभु शक्ति चाहे तो सभी नागरिकों को बराबर बना दे, संप्रभु शक्ति चाहे तो समाज के कुछ वर्गों को विशेषाधिकार देकर समाज को असमान रूप से स्थापित कर दे। सर्वव्यापक होती है यानी सभी पर लागू होती है। हो सकता है अलग अलग रूप में लागू हो, लेकिन संप्रभु शक्ति की इच्छा के अनुसार ही वो लागू होगी। सर्वव्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। संप्रभुता का जो अगला लक्षण है वो है स्थायित्व। स्थायित्व, परमानेंसी। संप्रभु शक्ति स्थायी होती है। अगर राज्य है तो उसके साथ संप्रभु शक्ति होगी, क्योंकि राज्य का एक घटक होता है संप्रभुता, चौथा घटक, जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा और समझा। स्थायित्व, अगर राज्य है तो संप्रभुता होगी। संप्रभुता स्थायी होती है, परमानेंट होती है। कई देशों में संविधान सभा को बोला जाता है कि वो संप्रभु है, और उसके बाद संविधान सभा जब संविधान बना लेती है तो उसको भंग कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि संप्रभुता चली गई, संप्रभुता रहेगी, संप्रभुता परमानेंट होती है। संप्रभुता का अगला लक्षण देख लेते हैं, फिफ्थ, अपृथक्करणीयता। अपृथक्करणीयता यानी इनएलियनेबिलिटी। संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। संप्रभुता को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। अगर राज्य शरीर है तो संप्रभुता उसकी आत्मा होती है। अगर राज्य एक व्यक्ति है तो संप्रभुता उसका व्यक्तित्व होता है। अगर राज्य एक जीवित प्राणी है तो संप्रभुता उसके प्राण होते हैं। आप समझ सकते हो कि राज्य के लिए संप्रभुता कितनी महत्वपूर्ण है, उससे कितना ज्यादा जुड़ी हुई है। और इसी से कॉन्सेप्ट निकला कि वो अपृथक्करणीय है। संप्रभुता को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता। संप्रभुता को राज्य से पृथक कर देंगे तो राज्य का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? प्रभुसत्ता या संप्रभुता का अगला लक्षण देख लेते हैं, सिक्स्थ, अनन्यता। अनन्यता मतलब एक्सक्लूसिवनेस। किसी राज्य में संप्रभुता किसी एक ही व्यक्ति में या संस्था में या डॉक्यूमेंट में होती है। यानी संप्रभुता, संप्रभु शक्ति जो है वो एक्सक्लूसिव होती है। किसी एक राज्य में दो संप्रभु शक्तियां नहीं हो सकती, एक्सक्लूसिवली एक ही शक्ति होगी। तो संप्रभुता का एक और लक्षण है अनन्यता यानी एक्सक्लूसिवनेस।
एक राज्य में दो संप्रभु शक्तियां नहीं हो सकती, एक ही संप्रभु शक्ति होगी, उसी को सुप्रीम पावर लागू करने का एक्सक्लूसिव राइट होगा। संप्रभुता का अगला लक्षण देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 7, अविभाज्यता। अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, संप्रभुता अविभाज्य है। हालांकि कुछ विद्वानों का यह भी मानना है, संवैधानिक एक्सपर्ट्स का, कि संवैधानिकता जो है वो विभाजित की जा सकती है। जैसे संघीय व्यवस्था वाले जो राज्य हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे लिखित संविधान यानी रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो ऐसे उदाहरणों को देखकर कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि संप्रभुता को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि संघीय राज्यों में, संघीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। लेकिन एक परंपरागत जो डेफिनेशन है, परंपरागत जो दृष्टिकोण है संप्रभुता को लेकर, वो ये है कि संप्रभुता को अविभाज्य माना गया है, उसको इनडिविजिबल माना गया है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। संप्रभु की शक्तियों को डिवाइड किया जा सकता है, सरकार के अलग अलग अंगों को संप्रभु की शक्तियां अलग अलग सौंपी जा सकती हैं, लेकिन संप्रभुता एक ही होती है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, संप्रभुता के लक्षण हमने देखे। अब इनको देखने के बाद, समझने के बाद आपको और थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो यही है। हालांकि एक आधुनिक दृष्टिकोण भी है जो खास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिससे संप्रभुता जो है वो विभाजित भी हुई है। तो उसकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता का अधिवास, अधिवास यानी कि निवास। संप्रभुता किस में होती है? किसी राज्य में, किसी देश में अगर संप्रभुता है, होती ही है, तो संप्रभुता राज्य के किस इंस्टीट्यूशन में है, किस संस्था में है, कहां पे है संप्रभुता, किस में निवास करती है? कई तरह के कॉन्सेप्ट हैं यहां पे, वो देख लेते हैं। जब निरंकुश राजतंत्र हुआ करते थे तो उस समय संप्रभुता जो है वो राजा में हुआ करती थी, ये आपको क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट तो यही है कि संप्रभुता का जो अधिवास है वो राजा में होता है, या कहें कि राजा में होता था जब निरंकुश राजा हुआ करते थे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है संप्रभुता जो है वो जनता में निहित होती है, संप्रभुता जनता में होती है। यहां पे आपको थोड़ा सा डेमोक्रेसी से मिलती जुलती फीलिंग आ रही होगी। संप्रभुता जनता में होती है, और जो संप्रभुता जनता में होती है उसको बोलते हैं पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी, संप्रभुता जनता में निहित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा ही होता है, संप्रभुता जनता में होती है, और ऐसी संप्रभुता को बोलते हैं पॉपुलर सोवर्निटी। अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो ये लिखा जाएगा लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता। आगे देखते हैं इसको, लोकप्रिय संप्रभुता को हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहता है कि संप्रभुता जो है वो संविधान सभा में होती है, संविधान सभा में होती है। यानी वो बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन जो संविधान बनाने के लिए अस्तित्व में आता है और संविधान बनाने के बाद वो अस्तित्व में नहीं रहता।
तो कुछ लोग कहते हैं कि संप्रभुता संविधान सभा में होती है। संविधान सभा रहे या ना रहे, लेकिन संप्रभुता रहती है। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी, क्योंकि संप्रभुता स्थायी होती है। संविधान सभा के भंग हो जाने के बाद भी संप्रभुता रहती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जो ओपिनियन है, थॉट है, वो ये कहता है कि संप्रभुता का अधिवास विधायिका में होता है। विधायिका में होता है। ये भी एक बात है। जैसे यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्था हम देखते हैं, हमने डिस्कस भी करी थी कि वहां पे पार्लियामेंट सर्वोच्च होती है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट वहां पे है, और जिसको हम सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, यानी संसद की संप्रभुता का सिद्धांत। ये यूनाइटेड किंगडम में चलता है, यूके में। वहां संसद की संप्रभुता का कॉन्सेप्ट चलता है। संसद की संप्रभुता, या तो कहें संसद की सर्वोच्चता। संप्रभुता का अधिवास यानी निवास विधायिका में होता है, यानी कि संसद में होता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है। संसद की संप्रभुता बोलते हैं, संसद की सर्वोच्चता बोलते हैं। ये जो व्यवस्था है ये यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बारे में भी हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। संप्रभुता के अधिवास को लेकर जो एक और कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि संप्रभुता का निवास राज्य में विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं के योग में होता है। यानी राज्य में विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने की शक्ति जिन भी संस्थाओं में होती है, उन समस्त संस्थाओं के योग में होता है संप्रभुता का वास। जैसे विधायिका तो विधान बनाती ही है, आप लोग जानते हैं। कई बार कार्यपालिका भी अध्यादेश के माध्यम से विधायन का कार्य करती है। तो अगर कार्यपालिका अध्यादेश के माध्यम से विधायन का कार्य कर रही है, अस्थायी रूप से ही सही, तो उसको भी यहां पे शामिल कर लिया इन लोगों ने। इसके अलावा न्यायपालिका जब संविधान को व्याख्यायित करती है या किसी कानून को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करती है, तो न्यायपालिका भी एक तरह से कानून ही बनाती है। उसके जो डिसीजन होते हैं वे बाइंडिंग होते हैं, वो लागू करने होते हैं, वो मानने होते हैं। तो इस स्तर पे जाके अगर देखें तो न्यायपालिका भी विधायन का कार्य करती है। संविधान सभा भी कई बार जो है विधायन का कार्य करती है, क्योंकि वो संविधान बनाती है। संविधान सर्वोच्च कानून होता है, तो वो भी एक कानून ही होता है। तो यहाँ पे जो ये फिफ्थ पॉइंट है जो ये कह रहा है कि संप्रभुता का अधिवास जो है वो विधि निर्माण करने वाली समस्त संस्थाओं के योग में होता है। इसका तात्पर्य है कि इसमें विधायिका भी आ जाएगी, इसमें कार्यपालिका भी आ जाएगी अगर वो अध्यादेश के माध्यम से विधायन कर रही है, इसमें न्यायपालिका भी आ जाएगी अगर वो अपने निर्णयों के माध्यम से बाध्यकारी बातें कह रही है, वो कानून के रूप में ही लागू होते हैं। और इसके अलावा संविधान सभा भी आ जाएगी अगर वो अस्तित्व में है उस समय उस राज्य में, क्योंकि वो सर्वोच्च कानून यानी संविधान का निर्माण कर रही है। अल्टीमेटली वो भी एक कानून ही है। तो यहां पे आपने देखा कि संप्रभुता का अधिवास जो है उसको लेकर तरह तरह के विचार हैं, और अलग अलग राज्यों में ये व्यवस्था अलग अलग है। जैसे भारत में संप्रभुता किसमें है, ये एक बात है जो हम आगे समझेंगे। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात हमने करी कि वहां पे संप्रभुता जो है वो संसद में है। इसके भी और कई पहलू हैं, वो हम आगे क्लास में समझेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो संप्रभुता वहां की विधायिका में नहीं है, यानी कि यूएस कांग्रेस में नहीं है। तो फिर किस में है, ये बात भी हम आगे समझेंगे। तो आपने समझे कि आप ये समझे कि संप्रभुता का अधिवास किस में है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ये हमें समझना चाहिए भारत के संदर्भ में भी और दूसरे देशों के संदर्भ में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संप्रभुता के विविध रूप देख लेते हैं। संप्रभुता के विविध रूप, संप्रभुता यानी सोवर्निटी के विविध रूप, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा संप्रभुता का कॉन्सेप्ट। संप्रभुता को दो भागों में बांटा गया है, यहां पे दो भागों में, यहां पे और दो भागों में यहां पर, अलग अलग आधारों पर। संप्रभुता को औपचारिक और वास्तविक दो भागों में बांटा जा सकता है। औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, यानी नॉमिनल सोवर्निटी और एक्चुअल या रियल सोवर्निटी। नॉमिनल सोवर्निटी और रियल सोवर्निटी, दो भाग ये हो गए। इनमें क्या अंतर है? देखिए, यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिकल सिस्टम पर एक बार नजर डालते हैं। मंजू निषाद जी कह रहे हैं कि डिफिकल्ट लग रहा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन आप एक बार आराम से बहुत फोकस से पूरी क्लास को सुन लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी, उसमें से आप देखिएगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब हम आगे की क्लासेस पढ़ेंगे, अभी हमें बहुत सारी क्लासेस पढ़नी है, 90+ क्लासेस हमारी बची हुई हैं, तो उन क्लासेस में भी ये कॉन्सेप्ट कई बार आएगा और किस संदर्भ में आएगा वो भी हम समझाते हुए चलेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जिस दिन हम 100 क्लासेस खत्म करेंगे उस दिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। संप्रभुता का कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता में क्या अंतर है? यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्था को एक बार देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में, या तो कहें किसी भी संसदीय व्यवस्था में, नाम मात्र की कार्यपालिका अलग होती है और एक्चुअल जो कार्यपालिका है वो अलग होती है। यूनाइटेड किंगडम की बात अगर करें तो यूनाइटेड किंगडम में जो औपचारिक संप्रभुता है वो वहां के राजा में है, जिनके पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियां नहीं है। यानी औपचारिक संप्रभुता, संप्रभुता है लेकिन वास्तविक संप्रभुता नहीं है, औपचारिक संप्रभुता है, कानून बनाने की और कानूनों को लागू करने की। यूनाइटेड किंगडम के राजा में या रानी में या तो क्राउन में। तो क्राउन जो है यूनाइटेड किंगडम में, उसमें औपचारिक संप्रभुता है। और वास्तविक संप्रभुता जो यूनाइटेड किंगडम में है वो वहां की पार्लियामेंट और कैबिनेट में है। कैबिनेट में इसलिए कि कैबिनेट ही तो विधायी कार्य की शुरुआत करती है। कौन सा विधेयक लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, उसके क्या क्या प्रावधान होंगे, ये सब कुछ कैबिनेट डिसाइड करती है और उसके बाद उसको पार्लियामेंट में ले जाके वो जस्टिफाई करके पास कराने की कोशिश करती है। तो यूनाइटेड किंगडम में जो औपचारिक संप्रभुता है वो क्राउन में है, यानी राजा या रानी में, और वास्तविक संप्रभुता जो है वो वहां की संसद में और कैबिनेट में है। क्लियर है बच्चों? भारत में भी ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि भारत में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में औपचारिक संप्रभुता राष्ट्रपति में है और वास्तविक जो संप्रभुता है वो मंत्रिपरिषद और भारत की संसद में है, प्लस लिखित संविधान भी है। यूनाइटेड किंगडम में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन भारत में लिखित संविधान है। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो न्यायपालिका के पास है। कुल मिलाकर भारत में संप्रभुता का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यूनाइटेड किंगडम के मुकाबले। आगे इस पर चर्चा करेंगे कि भारत में क्या व्यवस्था है। तो आपने देखा कि औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, दो तरह की संप्रभुता हमने देख ली कि कैसे कैसे होती है। यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल लिया, इंडिया का भी एग्जांपल लिया। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण संप्रभुता और विभाजित संप्रभुता की। संपूर्ण संप्रभुता यानी एब्सोल्यूट सोवर्निटी और विभाजित संप्रभुता। देखिए, वैसे तो संप्रभुता एब्सोल्यूट ही होती है। हमने देखा पहला लक्षण उसका था एब्सोल्यूट होना, यानी निरंकुश होना, उस पर कोई अंकुश नहीं होता।
तो संपूर्ण संप्रभुता तो आप समझ गए, एब्सोल्यूट सोवर्निटी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे परिवर्तन आए हैं, उससे संप्रभुता के विभाजित होने की संकल्पना भी निकल कर आई है। जैसे यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, कई सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट, संधियां, समझौते वगैरह हस्ताक्षरित होने शुरू हो गए, तो उससे एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट जैसी सिचुएशन बन गई। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी आ गई, यानी आर्थिक रूप से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून WTO ने ऐसे बना दिए जो सभी देशों के लिए मानना बाध्यकारी है। अन्यथा तो WTO के सिस्टम के अंतर्गत एक देश दूसरे देश पर मुकदमा कर सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने लगे देशों के बीच में, क्षेत्रीय संगठन बनने लगे जैसे कि यूरोपियन यूनियन। यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर अपनी संप्रभुता का एक हिस्सा जो है वो यूरोपियन यूनियन को सौंप दिया। तो कई तरह के डेवलपमेंट हुए। इसके अलावा कई देशों में संघीय व्यवस्था को स्थापित किया गया, जहां पे राज्य के स्तर पर संविधान के माध्यम से शक्तियां दी गई। तो उससे संप्रभुता जो है नीचे से भी विभाजित हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर से भी वो विभाजित हुई। तो कुल मिलाकर वर्तमान में कई ऐसे फैक्टर कार्य कर रहे हैं जो देशों की एब्सोल्यूट सोवर्निटी को तोड़ रहे हैं। अब संप्रभुता किसी भी राज्य की, किसी भी देश की वर्तमान में एब्सोल्यूट है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। यूरोपियन यूनियन के देशों को ले लीजिए, वे यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, उनको यूरोपियन यूनियन के नियम कायदे कानून मानने होते हैं। उनमें से कई देश नाटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उनको नाटो के नियम कानून मानने होते हैं। उनमें से कई देश WTO विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उनको विश्व व्यापार संगठन के नियम मानने होते हैं, उसके नियंत्रण में कार्य करना होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सारी संधियां और समझौते हैं जिनको मानना होता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था बनी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसमें संप्रभुता जो है वो विखंडित हुई है। नेशन स्टेट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट रूप से सोवरन नहीं रह गए हैं। तो यही बात यहां पे हो रही है। इस आधार पर संप्रभुता के दो भाग हैं, संपूर्ण संप्रभुता एब्सोल्यूट सोवर्निटी, जो कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है, और विभाजित संप्रभुता यानी डिवाइडेड सोवर्निटी। अब एक और कैटेगराइजेशन देख लेते हैं संप्रभुता का, वो है वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता, यानी लीगल और पॉलिटिकल सोवर्निटी। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता, लीगल और पॉलिटिकल सोवर्निटी। देखिए, किसी भी राज्य में जिन संस्थाओं के पास विधान बनाने की शक्ति होती है, उन संस्थाओं के पास ये बोला जाता है कि वहां पे वैधानिक संप्रभुता उनमें है। जैसे कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, कैबिनेट जो है वो विधायन कार्य को शुरू करती है, पार्लियामेंट में ले जाकर पास करा लेती है। तो वहां पे ब्रिटेन में कैबिनेट और संसद में वैधानिक संप्रभुता है। वैधानिक संप्रभुता यानी कि विधान को बनाने का सुप्रीम पावर, अल्टीमेट अथॉरिटी। ठीक है बच्चों। राजनीतिक संप्रभुता क्या है? राजनीतिक संप्रभुता यह है कि वो शक्ति जो वैधानिक संप्रभुता पर भी नियंत्रण रखती है, उस शक्ति के पास राजनीतिक संप्रभुता होती है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में जनता के पास राजनीतिक संप्रभुता है, क्योंकि जनता ही संसद को चुनती है और संसद में से ही कैबिनेट निकलती है। यानी कि राजनीतिक संप्रभुता उसके पास होती है जिसके पास अंतिम शक्ति होती है, अंतिम सत्ता। जैसे कि भारत में जनता में है, यूनाइटेड किंगडम में भी जनता में है पॉलिटिकल सोवर्निटी। वैधानिक संप्रभुता यानी लीगल सोवर्निटी है उस इंस्टीट्यूशन में जिसके पास कानून बनाने की शक्ति होती है।
हालांकि जनता के द्वारा ही वो शक्ति दी जाती है, ये भी एक फैक्ट है। तो यूनाइटेड किंगडम के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि वैधानिक संप्रभुता यानी कि विधान बनाने की अंतिम शक्ति यानी कि कैबिनेट प्लस संसद पार्लियामेंट, और राजनीतिक संप्रभुता यानी कि जनता जो वोट डालती है, जो वैधानिक संप्रभु को अस्तित्व में लाती है। तो ये आपको क्लियर हो गए संप्रभुता के विविध रूप, औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता में अंतर, संपूर्ण संप्रभुता और विभाजित संप्रभुता में अंतर, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से पढ़ो, समझो, ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होंगे कई चैप्टरों में। एम लक्ष्मीकांत बुक के ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होंगे और उस समय आपको इनको समझने में बेहद आसानी होगी। 2026 में कौन एग्जाम देगा बताइए? सर थोड़ा इजी वे में बताइए प्लीज, वर्ड डिफिकल्ट है बहुत। रूबी पांडे जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसान भाषा में बताऊं और एक बात को कई कई बार रिपीट करके बताऊं, लेकिन देखिए पॉलिटी है, पॉलिटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होती है, उसको एक लेवल से ज़्यादा आसान करके बताना संभव नहीं होता, क्योंकि संप्रभुता सोवर्निटी शब्द को तो कोई दूसरा शब्द मैं उसके लिए नहीं दे सकता। बाकी आसानी भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी शब्दावली मैं पॉलिटी की यूज कर रहा हूँ, और कनेक्टिंग जो वर्ड्स मैं जोड़ रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों? गुरुजी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है क्योंकि पॉलिटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है सर, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आसान भाषा में बताऊं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रिंस कह रहे हैं क्लास 11th में हूं। ठीक है प्रिंस जी, आप पढ़ाई जारी रखिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अपना बेस बनाइए, बिल्कुल ओपन माइंड से धैर्य के साथ बैठिए और सुनते हुए चले जाइए, स्टोरी की तरह, कहानी की तरह। एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे तो चीजें माइंड में सेट होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही बेस बनता है, एक दिन में हर कोई चीज समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता, काफी मेहनत काफी प्रयास करने पड़ते हैं, बार बार चीजों को दोहराना भी पड़ता है। पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो कम समझ में आता है, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। इस तरह से हमारा जो माइंड है वो वर्क करता है। क्वेश्चन बताइए। गुरुजी आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम है आपका। एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत दोनों बुक पढ़नी है। देखिए एनसीईआरटी बेसिक पॉलिटी है और एम लक्ष्मीकांत जो है वो सिविल सेवाओं के लिए स्टैंडर्ड पॉलिटी है, तो आप दोनों ही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। बेस बना लीजिए पहले, उसके बाद जो है सिविल सेवाओं के लिए जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो काफी उपयोगी पुस्तक है, उसको पढ़िए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर जी रिवीजन 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 करना चाहिए, बस सब आसान है। बिल्कुल सही बात है, रिवीजन बेहद जरूरी है। हमारा माइंड होता ही इस तरह का है कि रिवीजन जरूरी होता है, और रिवीजन से याद तो होता ही है, रिवीजन से क्लियरिटी आती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कॉन्सेप्ट आप जितनी बार रिवाइज करोगे पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती चली जाएगी। जी पूछिए, सवाल पूछना है। सरिता चौधरी, वीरेश सर 1 घंटे पढ़ाइए प्लीज, 1 घंटे पढ़ा के एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, 6 महीने से भी ज्यादा क्लासेस चलानी पड़ेंगी, आप भी बोर हो जाओगे। थैंक यू वेरी नाइस टीचिंग। यूपीएससी की भी कर रही हूं साथ में तैयारी, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। थैंक यू सर, क्वेश्चंस भी लिया कीजिए, क्वेश्चन भी लेंगे। देखिए पहले आप समझ लीजिए चीजों को, अगर प्रॉपर तरीके से समझे बिना आप प्रश्न लिखने बैठेंगे तो आपको प्रश्न लिखने में, उत्तर लिखने में दिक्कत आएगी और आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। इसलिए माइंड में कॉन्सेप्ट को जाने दीजिए, डेटा को जाने दीजिए,
एनालिटिकल पावर डेवलप होने दीजिए थोड़ा, उसके बाद जो है आप लिखने बैठिएगा एम लक्ष्मीकांत के लेवल पर तो कम से कम, तो फिर आप लिख पाओगे, और लिख पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लिखने में अभी थोड़ा टाइम है एम लक्ष्मीकांत के लेवल पर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, ये थोड़ा सा रोचक स्टोरी सुन लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। देखिए काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे संविधान में हैं उन सबका एक साथ ही विकास हुआ है। खास तौर पर यूरोप की हिस्ट्री अगर हम पढ़े मॉडर्न टाइम्स की, तो वहां पे नेशनलिज्म का विकास आपको दिखेगा, कम्युनिज्म का विकास दिखेगा, डेमोक्रेसी का दिखेगा, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट दिखेगा, रूल ऑफ लॉ कैसे डेवलप हुआ, वेलफेयर स्टेट कैसे डेवलप हुआ, ठीक है ना, सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ, ये सब के सब कॉन्सेप्ट एक ही साथ डेवलप हुए हैं। कुछ थोड़ा आगे, कुछ थोड़ा पीछे, कुछ तेजी से, कुछ थोड़ा सा स्लो, कुछ क्रांतियों के माध्यम से, कुछ आंदोलनों के माध्यम से, और इसमें कई सौ साल लगे हैं, काफी संघर्ष हुआ है। यानी आज जिस पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर हम लोग सांस ले रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपने अधिकारों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, उसके लिए मानव सभ्यता ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। तो वो भी जानना आप कभी आपके लिए जरूरी होगा, ऐसे वगैरह में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आप कर पाओगे उसके बाद। तो संप्रभुता को पढ़ लेते हैं। संप्रभुता का सिद्धांत ये डेवलप कैसे हुआ। फ्रांस 16वीं सदी, 16वीं सदी में फ्रांस में एक राजनीतिक चिंतक हुए जिनका नाम था जीन बोदा। जीन बोदा ये 1530 में पैदा हुए थे और 1596 तक ये जीवित रहे। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, नया कॉन्सेप्ट, नई संकल्पना, नया सिद्धांत। बेसिकली यही है जो संप्रभुता के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। जीन बोदा फ्रांस के 16वीं सदी में थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि संप्रभु शक्ति होनी चाहिए, राज्य में संप्रभु शक्ति होनी चाहिए, एक सुप्रीम पावर होनी चाहिए जो कानून बनाए और उसके बनाए कानून सब पर लागू हो, और वो किसी कानून, नैतिकता के नियम या धार्मिक नियम से बंधी हुई ना हो। यानी संप्रभु शक्ति होनी चाहिए राज्य में जो निरंकुश हो, एब्सोल्यूटली फ्री, उस पर कोई प्रतिबंध ना हो, कोई चेक ना हो, उससे ऊपर कोई शक्ति ना हो, और बाकी सभी व्यक्ति, संस्थाएं, समुदाय जो कुछ भी हो राज्य के अंदर वो उसकी शक्ति के अंदर हो, संप्रभु की शक्ति के अंदर। ये कॉन्सेप्ट दिया जीन बोदा ने फ्रांस में 16वीं सदी में। और उस समय की राजनीतिक व्यवस्था ये थी कि वहां पे जो राजा होता था उसका सामंती शासकों से संघर्ष चल रहा था, सामंती शासकों से संघर्ष चल रहा था। राजा कमजोर था, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। ये वो दौर था जब दुनिया जो है, या कहें कि यूरोपीय दुनिया जो है, वो मध्यकाल से निकलकर आधुनिक काल में प्रवेश कर रही थी। उस समय सामंतवाद का पतन हो रहा था और राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। और राष्ट्रवाद का जब उदय हो रहा था तो उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था उभर कर आ रही थी वो थी निरंकुश राजतंत्र। और संप्रभुता के कॉन्सेप्ट की मदद से ही निरंकुश राजतंत्र का उदय हो पाया था। यानी निरंकुश राजतंत्र के पीछे संप्रभुता का कॉन्सेप्ट जो है वो भी कार्य कर रहा था। तो सामंती तत्व थे, उनसे लड़ रहा था राजा, और राजा को सपोर्ट करने के लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया कि राजा जैसा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसके पास संप्रभुता हो, एब्सोल्यूट सोवर्निटी, जिसके पास असीमित ताकत हो, और उसकी ताकत को चुनौती देने वाली कोई दूसरी सत्ता शक्ति ना हो राज्य के अंदर, जैसे कि सामंत। तो वो जो समय था वो सामंतवाद से राष्ट्रवाद में संक्रमण का समय था। ये बात मैंने आपको बता दी, यही यहां पर लिखी हुई है। तो बच्चों ये क्लियर है आपको कि फ्रांस 16वीं सदी जीन बोदा ने कॉन्सेप्ट दिया संप्रभुता का,
उस समय फ्रांस में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनके हिसाब से उनको बेहतर दिशा में ले जाने के लिए, जैसा कि जीन बोदा की अपनी समझ थी। उसके बाद ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। ब्रिटेन में 17वीं सदी में एक राजनीतिक चिंतक हुए थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ये 1588 में पैदा हुए और 1679 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने भी इसी तरह की बात करी। इन्होंने अपने सिद्धांत को दूसरे तरीके से दिया, लेकिन बात इन्होंने भी वही करी कि राज्य के अंदर एक एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए, संप्रभु शक्ति होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में कोई ना कोई व्यक्ति या समूह ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण हो, यानी कि कंप्लीट हो, और अंतिम सत्ता जिसके पास हो, फाइनल एंड सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में वो कोई व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है जिसका काम हो कानून निर्माण और सभी पर कानून को लागू करना। यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस में 16वीं सदी और 17वीं सदी में आप देख रहे हैं कि जीन बोदा और थॉमस हॉब्स अपने अपने राजनीतिक सिद्धांत लेकर आ रहे हैं, और जीन बोदा फ्रांस की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से और थॉमस हॉब्स ब्रिटेन की उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से सोवर्निटी यानी संप्रभुता का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। और सोवर्निटी भी एब्सोल्यूट सोवर्निटी यानी निरंकुश संप्रभुता। और इनके कॉन्सेप्ट के आधार पर यूरोप के कई देशों में निरंकुश राजतंत्र का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट सोवर्निटी की बात हमने कर ली। एब्सोल्यूट सोवर्निटी के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी एब्सोल्यूट सोवर्निटी की बात हमने करी। थॉमस हॉब्स और जीन बोदा ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसने सपोर्ट किया एब्सोल्यूट सोवर्निटी को, जिसने सपोर्ट किया निरंकुश राजतंत्र नाम के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। उसके बाद विकास हुआ लोकप्रिय संप्रभुता का, पॉपुलर सोवर्निटी का, यानी सोवर्निटी के कॉन्सेप्ट को डेमोक्रेटाइज कर दिया गया, उसका लोकतंत्रीकरण कर दिया गया। और इसके पीछे जो दो थिंकर रहे उनका नाम है जॉन लॉक और जे रूसो। जॉन लॉक और जे रूसो। जॉन लॉक ब्रिटेन में हुए 17वीं सदी में, और जे रूसो जो है फ्रांस में हुए 18वीं सदी में। आप यहां देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस में ही वो दोनों थिंकर थे और ब्रिटेन और फ्रांस में ही ये दोनों थिंकर हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने ही जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये था कि नागरिकों के बीच एक सामाजिक संविदा या समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण होना चाहिए। यानी इन्होंने जनता की बात करी, ये बात महत्वपूर्ण है। नागरिकों के बीच, नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा नागरिकों के बीच एक समझौता हो, सामाजिक समझौता, सामाजिक संविदा, और उसके आधार पर राज्य का निर्माण करते हैं नागरिक कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए। इससे कई सारी बातें निकल कर आई। एक तो ये कि नागरिक बना रहे हैं राज्य को, ये अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, राज्य का अस्तित्व ही इसीलिए है कि वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, ये और डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो कुल मिलाकर इस कॉन्सेप्ट से लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सोवर्निटी के कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। यानी संप्रभुता है जनता में। अगर नागरिक राज्य का निर्माण कर रहे हैं आपस में एक समझौते के माध्यम से, यह समझौता औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी। ठीक है, तो ऐसे में नागरिक ही मेन फैक्टर हो गए ना। नागरिक मेन फैक्टर हो गए तो संप्रभुता हो गई लोकप्रिय संप्रभुता।
यानी डेमोक्रेटिक सोवर्निटी बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे आया। इसको सामाजिक संविदा को बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो लेकर आए जॉन लॉक और जे रूसो, इन दोनों ने जो कॉन्सेप्ट दिया, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, उसमें नागरिकों की भूमिका थी राज्य के निर्माण में, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य अस्तित्व में आया था। तो यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट आया सोवर्निटी का, जिसमें सोवर्निटी जनता में है, नागरिकों में है, तो ये हो गया लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवर्निटी। और पॉपुलर सोवर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है, यही लोकतंत्र का आधार है। भारत में पॉपुलर सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड किंगडम में पॉपुलर सोवर्निटी है, यूएसए में पॉपुलर सोवर्निटी है। यानी जहां जहां लिबरल डेमोक्रेसी है वहां पर पॉपुलर सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट है। लोकप्रिय संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र का आधार है। क्लियर है बच्चों? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है, तो आप बता पाओगे अच्छे से? आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता की अभिव्यक्ति कहां कहां हुई? लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आया, उसको हमने अच्छे से देख लिया। ये कॉन्सेप्ट जो है जॉन लॉक ने दिया जो ब्रिटेन में थे, और जे रूसो ने दिया जो फ्रांस में थे। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेतृत्व को प्रेरणा मिली, और उन्होंने इसी के आधार पर राजनीतिक कार्रवाई की, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, और लोकप्रिय संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को अभिव्यक्ति मिली समाज में, राजनीति में, संस्कृति में। कहां कहां मिली ये देख लेते हैं। अमेरिका की क्रांति में मिली, अमेरिका में क्रांति हुई, वहां पे इस कॉन्सेप्ट को अभिव्यक्ति मिली। फ्रांस की क्रांति में इसको अभिव्यक्ति मिली। अमेरिका की क्रांति काफी रोचक कॉन्सेप्ट है। अमेरिका में आपको पता होगा कि उस समय यानी 1775 के आसपास की स्थिति जो थी वो ये थी कि अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे ब्रिटेन के। छोटे छोटे राज्य थे वे, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर बसे हुए थे, और वर्तमान अमेरिका के जो है पूर्वी तट पर बसे हुए थे। 13 छोटे छोटे उपनिवेश थे ब्रिटेन के। अब आप यहां पे देखो कि वहां पे जनसंख्या भी थी उन 13 उपनिवेशों में, वहां पे उनके संसाधन भी थे, उनके व्यक्तिगत संबंध भी थे, उनके वहां पे इकोनॉमी भी थी, व्यापार भी था, उत्पादन भी था, वहां पे सरकार का एक ढांचा भी था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। 13 उपनिवेशों में संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि वे उपनिवेश थे, गुलाम थे ब्रिटेन के। संप्रभुता थी ब्रिटेन में, संप्रभुता थी ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटेन की संसद ही अमेरिका के 13 उपनिवेशों में लागू होने वाले कानून बनाती थी, और वे कानून इस तरह के होते थे कि उनमें 13 उपनिवेशों के लोगों का हित ध्यान में नहीं रखा जाता था, बल्कि ब्रिटेन का हित ध्यान में रखा जाता था। और ब्रिटेन के हितों के लिए 13 उपनिवेशों के लोगों का, उनकी अर्थव्यवस्था का दोहन किया जाता था, शोषण किया जाता था। तो अमेरिका के लोगों ने क्रांति की, अमेरिका को आजाद कराया, और बेसिकली संप्रभुता छीनी। संप्रभुता, सोवर्निटी जिसकी आज क्लास कर रहे हैं हम, उसको छीना, ब्रिटेन की संसद से छीना। औपचारिक संप्रभुता को ब्रिटेन के राजा से छीना, और संप्रभुता अपने कंट्रोल में ले ली। और इसी को कहते हैं कि अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिका जो है ब्रिटेन से आजाद हो गया। आजादी का अर्थ ही है कि संप्रभुता ब्रिटेन से छीन ली अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका की सेना ने, अमेरिका के नेताओं ने, और उसको जो है उन्होंने अपने पास रखा, अपने संविधान के माध्यम से उसको, संप्रभुता को अमेरिका के 13 राज्यों में स्थापित कर दिया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अस्तित्व में आ गया उस समय, जिसमें 13 राज्य होते थे।
आज 50 राज्य हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट अमेरिका की क्रांति में अभिव्यक्ति पाता है, और इसको अभिव्यक्ति मिलती है एक दस्तावेज के माध्यम से, और वो दस्तावेज है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र 1776, जिसको हम बोलते हैं डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। इस दस्तावेज में ऐसा क्या लिखा गया कि हम कहते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को अभिव्यक्ति मिली? इस घोषणा पत्र में लिखा गया कि सभी पुरुष बराबर हैं, ऑल मेन आर इक्वल, और ईश्वर जिसने मनुष्य को बनाया है उसने मनुष्य को कुछ अहरणीय अधिकार दिए हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार और खुश रहने का अधिकार, राइट टू परस्यू हैप्पीनेस। और इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति जो है, नागरिक जो है, वो सरकार का गठन करता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि नागरिकों के कुछ अधिकार हैं जो अहरणीय हैं, जिन्हें कोई ले नहीं सकता, और नागरिक ही जो है वो सरकार का गठन कर रहे हैं। और सरकार तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब तक कि वो नागरिकों ने जिस उद्देश्य से स्थापित करी है उन उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो नागरिकों को अधिकार है कि वे गवर्नमेंट को ऑल्टर कर दें या एबोलिश कर दें। तो ये बातें जो है इस दस्तावेज में लिखी हुई हैं, और इन दस्तावेजों से कॉन्सेप्ट निकल के आया नेचुरल राइट का, यानी कि नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं जो आहरणीय हैं, जो छीने नहीं जा सकते। यहां मानवाधिकारों की सेंस आप निकाल सकते हो। सरकार को बनाया है नागरिकों ने, ये लोकप्रिय संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। नागरिक सरकार को हटा भी सकते हैं, उसे खत्म भी कर सकते हैं, कोई दूसरा सिस्टम ला सकते हैं, ये भी लोकप्रिय संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की क्रांति में ये जो डॉक्यूमेंट लाया गया और इसके बाद जो दस्तावेज लाए गए, संविधान वगैरह बनाया गया, जो व्यवस्था बनाई गई, इन दस्तावेजों और व्यवस्था में लोकप्रिय संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिली। क्लियर है बच्चों? उसके बाद फ्रांस की क्रांति देख लेते हैं। फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस का संविधान बनाया गया 1791 में। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत जो है वो 1789 से मानी जाती है। फ्रांस का संविधान बनाया गया 1791 में, और उसमें जो है फिर से लोकप्रिय संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिली। इस संविधान में लिखा गया है कि संप्रभुता जो है वो एक है, वो अविभाज्य है, वो आहरणीय है और राष्ट्र में निहित है, यानी नेशन में निहित है, किसी व्यक्ति या समूह में निहित नहीं है। फ्रांस का जो संविधान था 1791 का, उसमें यह बात लिख दी गई कि संप्रभुता एक है, अविभाज्य है, आहरणीय है और राष्ट्र में निहित है। किसी एक व्यक्ति, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, उसमें निहित नहीं है, और व्यक्तियों के समूह में निहित नहीं है, यानी कुलीन तंत्रीय व्यवस्था भी नहीं, राजतंत्रीय व्यवस्था भी नहीं, जनता में निहित है, नेशन में निहित है। और यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया नेशनल सोवर्निटी का। राष्ट्र में निहित है ना, तो नेशनल सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट। और नेशनल सोवर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि पॉपुलर सोवर्निटी का ही एक रूप है। क्लियर है बच्चों? लोकप्रिय संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिली अमेरिका की क्रांति में और फ्रांस की क्रांति में। क्लियर है? यानी जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ देशों में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका बना रहा है कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने में अपनी भूमिका निभा रहा है और नई राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने में भूमिका निभा रहा है। कॉन्सेप्ट, लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं कि ब्रिटेन में लोकप्रिय संप्रभुता है, ये बात हम कर चुके हैं। ब्रिटेन में लोकप्रिय संप्रभुता है, ये बात हम कर चुके हैं। वो फंक्शन कैसे करती है, इस पर भी एक राजनीतिक चिंतक ने विचार किया है। उनका नाम है जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन 1790 से लेकर 1859। इन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया
कि संप्रभुता राज्य में है या जनता में है यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन सरकार का कौन सा अंग है जो वास्तव में यूनाइटेड किंगडम में संप्रभुता का प्रयोग करता है, संप्रभुता को लागू करता है। तो ब्रिटेन की लोकप्रिय संप्रभुता पर इन्होंने रिसर्च करी और इनका प्रश्न यह था कि वास्तविक प्रयोग किसके द्वारा होता है ब्रिटेन में संप्रभुता का। और इनका निष्कर्ष जो निकला वो ये था कि संप्रभुता राष्ट्र की संसद में निहित है। यूनाइटेड किंगडम में संप्रभुता जो है वो वहां की पार्लियामेंट यानी संसद में निहित है। ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला। कैसे? इन्होंने क्या कहा ब्रिटेन की संसद के बारे में, यूके की संसद के बारे में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि वो सरकार का सर्वोच्च अंग है। यूके की जो संसद है वो सरकार का सर्वोच्च अंग है जो कानून बनाती है और जो कानून सभी पर बाध्यकारी है, सभी पर बाध्यकारी है। दूसरी बात, खुद अपने बनाए कानूनों से सीमित नहीं है संसद। संसद के द्वारा बनाए गए कानून संसद पर बाध्यकारी नहीं है। संसद जब चाहे कानूनों में संशोधन कर सकती है, उन्हें बदल सकती है, यहां तक कि संविधान को भी बदल सकती है बड़े ही सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करके। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में कोई अंतर नहीं है। तीसरी जो बात उन्होंने कही कि विधियों में स्वेच्छा से परिवर्तन कर सकती है संसद। यानी जो ब्रिटेन की संसद है, यूनाइटेड किंगडम की संसद है, वो सरकार का सर्वोच्च अंग है क्योंकि वो कानून बनाती है जो सभी पर बाध्यकारी है। खुद संसद अपने बनाए कानूनों से सीमित नहीं है, यानी उसके खुद के कानून उसको कंट्रोल नहीं करते, और विधियों में वो स्वेच्छा से जब चाहे परिवर्तन कर सकती है। तो इतनी जब पावर संसद में है तो जॉन ऑस्टिन ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम में संप्रभुता जो है वो संसद में है। क्लियर है बच्चों? और ये जो रिसर्च इन्होंने करी, ये जो बात जॉन ऑस्टिन ने कही, ये 19वीं सदी की ब्रिटिश व्यवस्था में अभिव्यक्त हो रही थी। यानी 19वीं सदी में जब ये मौजूद थे, जब ये पढ़ लिख रहे थे, सोच रहे थे, उस समय ब्रिटेन में जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। संसद के पास इतनी शक्तियां थी, अभी भी उतनी ही शक्तियां हैं, और संसद जो है वो सरकार का सर्वोच्च अंग होने के साथ साथ संप्रभु शक्ति संसद में ही है यूनाइटेड किंगडम में। इसलिए वहां पे सोवरन पार्लियामेंट की सोवरनिटी का कॉन्सेप्ट है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट भी है। तो ब्रिटेन में लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि पॉपुलर सोवरनिटी कैसे लागू हो रही है और किसके द्वारा ये लागू की जा रही है, ये आपको क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या व्यवस्था है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या व्यवस्था है और उसके बाद देखेंगे कि भारत में क्या व्यवस्था है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकप्रिय संप्रभुता कैसे लागू होती है, यानी पॉपुलर सोवरनिटी कैसे लागू होती है। पॉपुलर सोवरनिटी की बात हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पॉपुलर सोवरनिटी कैसे लागू होती है। वहां पे यूनाइटेड किंगडम की तरह की व्यवस्था नहीं है। वहां पे पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है। वहां पे संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है। वहां पे संसद की संप्रभुता का सिद्धांत नहीं है। वहां पर लिखित संविधान है, और लिखित संविधान जो है अमेरिका की विधायिका पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाता है, यानी उसकी शक्ति को सीमित करता है। एक बात तो यही है कि यूनाइटेड किंगडम में संघीय व्यवस्था नहीं है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संघीय व्यवस्था है। राज्यों के अपने अधिकार हैं, विधायी अधिकार, कार्यकारी अधिकार, न्यायिक अधिकार।
और ये सभी जो अधिकार हैं राज्यों को, ये संविधान से प्राप्त हो रहे हैं, लिखित संविधान से। तो ये अपने आप में केंद्रीय स्तर पर या संघीय स्तर पर वहां जो विधायिका है उसकी शक्ति पर नियंत्रण है, यानी यूएस कांग्रेस की शक्ति को सीमित करता है। यूएसए का जो लिखित संविधान है वो राष्ट्रीय विधायिका यानी केंद्रीय विधायिका यानी कि संघीय विधायिका, जिसको यूएस कांग्रेस बोलते हैं, उसको सर्वोच्च शक्ति नहीं देता, सर्वोच्च शक्ति उसको नहीं देता। यानी यूएसए में संसद की यानी कि यूएस कांग्रेस की सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है। क्या करता है संविधान अमेरिका का? संविधान द्वारा विधायिका की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। भाई संविधान में क्या है कि एक तो शक्तियों का पृथक्करण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो विधायी शक्तियां विधायिका में, कार्यपालिका की शक्तियां कार्यपालिका में, और न्यायिक शक्तियां उच्चतम न्यायालय में। तो एक तो यही पावर यहाँ पे 3 अंगों में विभाजित हो गई, तो विधायिका की शक्ति जो है वो सीमित हो गई यहाँ पे। दूसरा संघीय व्यवस्था है, राज्यों के अपने अधिकार हैं जो संविधान से उनको प्राप्त हो रहे हैं, लिखित संविधान से, और जिसकी गारंटी जो है वहां पे जो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से वहां की सुप्रीम कोर्ट दे रही है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो केंद्रीय विधायिका है उसके पास इतनी शक्तियां नहीं है, इतनी संप्रभुता नहीं है जितनी यूनाइटेड किंगडम की संसद के पास है। तो यहां पे सिस्टम थोड़ा दूसरा है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो उच्चतम न्यायालय है उसके कई निर्णय इस तरह के हैं जो यूएस की जो विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, यूएस कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा अतिरिक्त सीमाओं का निर्धारण किया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसलों के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो केंद्रीय विधायिका है यूएस कांग्रेस, उसकी शक्ति को और कम कर दिया गया है। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय वहां पे है, वो है मारब्यूरी बनाम मेडिसन, और ये 1803 का मामला है। और इसी मामले से निकल कर आया था जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट। इसी फैसले में, इसी वाद में निकल के आया था ये कॉन्सेप्ट 1803 में कि विधायिका यूएस कांग्रेस कोई भी अधिनियम पारित करे अगर, तो वो संवैधानिक है या नहीं उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगी वहां का उच्चतम न्यायालय, यानी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा, और यह देखा जाएगा कि संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित हो रही है या नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है। मंदाकिनी दुबे जी पूछ रहे हैं कि यूएसए में सुप्रीम पावर किसके पास है? देखिए वहां पे कॉन्सेप्ट है संविधान की सर्वोच्चता का। तो अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में कहें तो वहां पे संप्रभुता जो है वो संविधान में है, और संविधान की व्याख्या करती है न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। तो न्यायपालिका भी वहां पे काफी सशक्त है, पावरफुल भूमिका में है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम है, राज्यों के अपने अधिकार हैं, राज्यों के अपने संविधान हैं, अपने प्रशासनिक ढांचे हैं, जैसे कि हमने बात करी थी गणतांत्रिक व्यवस्था वाले, संघीय व्यवस्था वाली क्लास में। तो अमेरिका में जो संप्रभुता है वो सरकार के विभिन्न अंगों में और सरकार के विभिन्न स्तरों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है एक तरह से। संघीय सरकार में भी है, राज्य सरकारों में भी है, न्यायपालिका में भी है, कार्यपालिका में भी है, विधायिका में भी है, लिखित संविधान में है, और जनता तो वोट डालती ही है, जनता में भी है। तो एक बड़ी जटिल सी, कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर है। यूके जितनी क्लियर कंडीशन नहीं है कि पार्लियामेंट में सोवरेनिटी है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात हमने कर ली कि मारब्यूरी बनाम मेडिसन मामले में न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। न्यायिक पुनरावलोकन, और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है
कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने वाली न्यायपालिका भी पावरफुल हो जाती है। और ये दोनों चीजें विधायिका पर चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं, विधायिका की शक्ति पर नियंत्रण लगाती हैं। तो बच्चों आपने देखा कि यूएस में लोकप्रिय संप्रभुता किस तरह से कार्य करती है। लिखित संविधान है जो यूएस कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं और उनसे निकला हुआ न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट है जो भी यूएस कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। पॉपुलर सोवरेनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, लेकिन उसका रूप अलग है, उसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसको अलग तरीके से एंश्योर किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आज की क्लास की आखिरी स्लाइड है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं पूरे फोकस के साथ। मैं आपके कुछ कमेंट ले रहा हूं, बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप संप्रभुता का कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये आज की क्लास की आखिरी स्लाइड है, इसको अच्छे से कर लेते हैं। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता, सर्वोच्चता सॉरी। संसदीय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आप देख चुके हो कि ये एक यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। न्यायिक सर्वोच्चता का देख चुके हो आप, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान जब सर्वोच्च हो जाता है तो संविधान की व्याख्या करने वाला इंस्टीट्यूशन यानी कि न्यायपालिका वो भी एक तरह से सर्वोच्च हो जाती है, उसकी शक्ति काफी बढ़ जाती है। तो इसको हम न्यायिक सर्वोच्चता भी बोल सकते हैं, जैसा कि यूएसए में है। क्लियर है बच्चों। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है, यानी पार्लियामेंटेरी सोवर्निटी, पार्लियामेंटेरी सोवर्निटी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपने देखा कि न्यायिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीमेसी। न्यायिक सर्वोच्चता का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए में, वो संविधान की सर्वोच्चता से निकल के आया है। ये बात समझने की है, संविधान अगर सर्वोच्च है तो फिर न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट भी निकल आता है। अब देखते हैं कि भारत में कैसी व्यवस्था है। भारत में इन दोनों का संतुलन बनाया गया है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संतुलन बनाया गया है, संविधान के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के माध्यम से, जिसमें 1973 का केशवानंद भारती मामला जो है वो शामिल है। भारत में कैसी व्यवस्था है इस समय? अगर भारत के संविधान के प्रावधानों को और केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखें तो स्थिति यह है कि भारत में लिखित संविधान है। लिखित संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, बल्कि कहें कि काफी प्रावधान ऐसे हैं, लिखित संविधान का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको भारत की संसद आर्टिकल 368 में दिए गए प्रोसीजर प्रक्रिया का पालन करके संविधान संशोधन कर सकती है। काफी हिस्सा ऐसा है संविधान का जिसमें साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाएगा। कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। कुछ हिस्सा संविधान का ऐसा है जिसके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं का समर्थन भी चाहिए होगा। क्लियर है बच्चों? यानी संसदीय संप्रभुता का भी एक हिस्सा है, संसद के पास शक्ति है कि वो लिखित संविधान में भी संशोधन कर दे। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, न्यायिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट भी है। वो निकल के आया है केशवानंद भारती मामले में 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के माध्यम से, यानी कि मौलिक संरचना के माध्यम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि
संसद को अधिकार है कि वो भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर दे, लेकिन संविधान का एक मौलिक ढांचा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ राजनीतिक सिद्धांत संकल्पनाएं ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर क्या है कि एक सीमा भी बन जाती है, संसद की संविधान में संशोधन करने की एक सीमा निर्धारित कर दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, संविधान की व्याख्या करके, यानी संविधान की सर्वोच्चता को लागू करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के संशोधन करने की शक्ति को सीमित कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के माध्यम से, संविधान की मौलिक संरचना की संकल्प देकर, और इसके माध्यम से संसद की संप्रभुता यानी संसद की एब्सोल्यूट पावर संविधान में संशोधन करने की, उसको सीमित कर दिया, उसकी सीमा बांध दी। यानी कि भारत में इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर वर्तमान स्थिति बनी हुई है। यानी संसद संविधान के एक बहुत बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन का अर्थ यह नहीं है कि वो संविधान को नष्ट कर दे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केशवानंद भारती मामले में। न्यायपालिका इस बात को ध्यान रखेगी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऐसे हैं भारत के संविधान में जो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग हैं और जिनमें परिवर्तन करने का, संशोधन करने का अधिकार नहीं है भारत की संसद को। तो कुल मिलाकर एक तरफ संसद की शक्ति है, दूसरी तरफ न्यायपालिका की शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की, और दोनों जो है लिखित संविधान के अंडर फंक्शन कर रहे हैं। तो भारत की जो वर्तमान स्थिति है वो ऐसी है, ना तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह है पूरी तरह, ना ही वो यूनाइटेड किंगडम की तरह है, मिला जुला रूप है, मिला जुला रूप है। और रही बात संप्रभुता की कि भारत में संप्रभुता, भारत राज्य में संप्रभुता कहां है? भारत में लोकप्रिय संप्रभुता है, यानी देश की जनता में जो है वो राजनीतिक संप्रभुता है, पॉलिटिकल सोवर्निटी। वैधानिक सोवर्निटी किसके पास है? वैधानिक सोवर्निटी जो है वो मंत्रिपरिषद और संसद के पास है केंद्रीय स्तर पर। राज्यों के स्तर पर मंत्रिपरिषद और विधानसभाओं के पास है। भारत एक संघ है, तो यह भी माना जा सकता है कि संप्रभुता जो है वो केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर लिखित संविधान के द्वारा विभाजित रूप में लागू की जा रही है। भारत में शक्तियों का पृथक्करण भी है, केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मौजूद है। तो यहां पर भी जो है संप्रभुता की जो शक्तियां हैं, संप्रभु की शक्तियां जो हैं वो तीन सरकार के अलग अलग तीन अंगों के द्वारा लागू की जा रही है। तो भारत में भी एक मतलब जटिल सी स्थिति है, कॉम्प्लेक्स सी स्थिति है। सोवर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद है, लेकिन वो कई स्तरों पर, कई संस्थाओं के माध्यम से उसको लागू किया जा रहा है लिखित संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा एक बात यह है कि आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 1934 में जो है वो एम.एन. रॉय जो एक लीडर थे, उन्होंने पहली बार संविधान सभा की मांग रखी थी। संविधान सभा की, भारत की संविधान सभा बनाई जाए जो भारत का संविधान बनाए, संविधान सभा की मांग रखी थी। उसके बाद आप देखते हैं कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक संकल्प पारित करके मांग करती है कि भारत की संविधान सभा बनाई जाए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट से मांग करती है
कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण अब किया जाए, करने दिया जाए, जो भारत के स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करे। ये संकल्प पारित किया गया इंटरनेशनल कांग्रेस के द्वारा 1939 में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और उसके अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट सैद्धांतिक रूप से ये मांग स्वीकार करती है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार सैद्धांतिक रूप से भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण की जो बात है उसे स्वीकार करती है सैद्धांतिक रूप से। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। आप जानते हैं क्रिप्स मिशन हालांकि फेल हो जाता है, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो संविधान सभा के निर्माण की एक योजना लेकर आता है और कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही फिनिश होगा, खत्म होगा, तो उसके बाद जो है इस योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे भी संविधान सभा के निर्माण की जो बात है उसे न केवल स्वीकार कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, बल्कि एक लेवल आगे बढ़ा रही है। हालांकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया, उसकी योजना स्वीकार नहीं करी गई। उसके बाद 1946 में आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन जो है वो इस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था और कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण की एक योजना लेकर आता है। और हालांकि उस योजना से सभी पक्ष पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन उसको स्वीकार कर लिया जाता है और फाइनली कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना की जो योजना आई थी उसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है, जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करती है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये जो संविधान सभा की मांग हो रही है ये क्या है? ये बेसिकली संप्रभुता की मांग ही तो हो रही है। अगर संविधान सभा आ जाएगी और वो भारत का संविधान लिखेगी तो जाहिर सी बात है संप्रभुता भारत राज्य में आ जाएगी, क्योंकि जब तक संप्रभुता भारत को मिलने की स्थिति नहीं आएगी तब तक तो संविधान सभा ना बनेगी ना वो संविधान बना पाएगी, क्योंकि स्वतंत्र भारत का संविधान उसको बनाना था। तो ये जो मांग उठ रही है कि भारत को अधिकार है, भारतीयों को अधिकार है कि वो स्वतंत्र हो जाएं, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करें। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ भी है संप्रभुता। पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करें, संविधान सभा का गठन हो, निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा में सदस्य आए, भारत के लिए संविधान बनाए और स्वतंत्र भारत में वो संविधान लागू हो जाए। ये पूरी बात जो है ये संप्रभुता से ही जुड़ी हुई है, यानी सोवर्निटी से। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद से जो है संप्रभुता भारत राज्य में मौजूद है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप समझे होंगे, समझने की कोशिश आपने करी होगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन कई बार इसकी चर्चा आएगी एम लक्ष्मीकांत बुक जब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा लोकप्रिय संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेसी का आधार है, लोकतंत्र का आधार है। ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। यूनाइटेड किंगडम में संप्रभुता को लेकर क्या सिचुएशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैसी सिचुएशन है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी था। आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, क्योंकि विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाएं ये आपके पाठ्यक्रम में है, सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में। तो वहां पे आपको यूके का संविधान भी पढ़ना है, थोड़ा सा बेसिक सा, यूएसए का संविधान भी पढ़ना है, तो वहां पे भी आप ये कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ोगे। तो कुल मिला के आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आज जो हमने पढ़ाया, जो हमने बोर्ड पे लिखा, वो सारा पीडीएफ की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके 2 बार जरूर पढ़ना। जो टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं
उनको याद करना, मल्टीपल टाइम्स उनको पढ़ना, और अगर समय मिले और ज़रूरत महसूस हो तो इस क्लास को एक बार और देखना। ठीक है बच्चों, नमस्कार। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। नमस्कार।